नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 8 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो का कमाल, ट्रेन के नीचे बन रही सुरंग। पटना में जल्द चालू होगी फॉरेंसिक लैब। पटना में जल्द शुरू होगी हेली टूरिज्म सेवा। पटना एयरपोर्ट रनवे विस्तार में बढ़ेगी। पटना एयरपोर्ट रनवे विस्तार से बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना मेट्रो का कमाल, ट्रेन के नीचे बन रही सुरंग। पटना मेट्रो का भूमिगत कॉरिडोर तेजी से तैयार हो रहा है। राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे सक्रिय रेलवे ट्रैक के बावजूद सुरंग निर्माण जारी है। मैनुअल हक से राजेंद्र नगर के बीच टनल बोरिंग मशीन गहराई में मिट्टी और चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ रही है। यह मेट्रो प्रोजेक्ट का सबसे जटिल चरण है, क्योंकि ऊपर से लगातार ट्रेनें गुजरती रहती है। आधुनिक तकनीक और सटीक इंजीनियरिंग के जरिए इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सुरक्षित और तेज गति से पूरा किया जा रहा है। मानसून से पहले पटना में नालों की सफाई तेज। पटना जिला प्रशासन मानसून से पहले जल जमाव रोकने के लिए अलर्ट है। डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने सभी विभागों के साथ बैठकर जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। नालों की सफाई, उड़ाही और सतत मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी गई है। जल जमाव पर जीरो टॉलरेंस नीति भी अपनाई गई है। लापरवाही पे सख्त कार्रवाई हो सकती है। 7 विशेष टीम प्रमुख नालों के अतिक्रमण व सफाई की जांच करेगी। 75 वार्डों को 29 जोन में बांटकर क्यूआरटी तैनात की गई है। कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगी। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। पटना विश्वविद्यालय में यूजी नामांकन प्रक्रिया 1 मई से शुरू। पटना विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो गई है। 4 वर्ष के सामान्य और वोकेशनल यूजी कोर्स में प्रवेश परीक्षा के लिए आधार पर नामांकन लिया जाएगा। आवेदन और शुल्क ऑनलाइन समर्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे। नामांकन जून के अंतिम सप्ताह में पूरा होगा और जुलाई के प्रथम सप्ताह से पढ़ाई शुरू होगी। सेमेस्टर सिस्टम भी लागू रहेगा। इस बार प्रवेश परीक्षा 7 साल बाद पुनः शुरू हो रही है। नामांकन विभिन्न कॉलेजों में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों के लिए निर्धारित सीटों के अनुसार होगा। पटना में जल्द शुरू होगी हेली टूरिज्म सेवा। बिहार सरकार जल्द हेली टूरिज्म सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे पटना से बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पावापुरी, पटना साहिब, विक्रमशिला और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व तक मिनटों में पहुंचा जा सकता है। इस पहल से लंबी सड़क यात्रा और ट्रैफिक की परेशानी कम होगी। नागरिक उड्डयन विभाग ने अनुभवी ऑपरेटर से ईओआई आमंत्रित कर परियोजना से लागू करने की तैयारी की है। हवाई बुनियादी ढांचों को भी मजबूत किया जाएगा। नए एयरपोर्ट बनेंगे। यह परियोजना पर्यटन, रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी और साथ ही बिहार के देश विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाएगी। पटना एयरपोर्ट रनवे विस्तार से बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को लेकर आयोजित एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में रनवे विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जोर दिया गया है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बढ़ते यात्री भार करीब 40 लाख सालाना को देखते हुए विस्तार जरूरी है। इसके लिए पूर्व और पश्चिम दिशा की जमीन को अध्ययन करने हेतु समिति गठित की गई है। नेपाल, बैंकॉक और दुबई के लिए उड़ानें शुरू करने की योजना है। यात्री सुविधा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था, स्थानीय उत्पादों के प्रचार पर भी चर्चा हुई है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर परियोजना को समयबद्ध पूरा करेगी। नीतीश सरकार की कैबिनेट की आखिरी बैठक आज। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 अप्रैल यानी आज वे अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक कर सकते हैं, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद 9 अप्रैल को वे दिल्ली रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। 11 अप्रैल को पटना लौटने के बाद 12 या 13 अप्रैल को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जा सकती है। 13 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद एनडीए की नई सरकार के लिए एक नेता का चयन करेगा और राज्यपाल नई सरकार का गठन प्रस्तावित स्वीकार करेंगे। यात्रियों को राहत के लिए रेलवे ने शुरू की समर स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना, पुणे और मुंबई के बीच कई समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। पुणे दानापुर हट्स पर स्पेशल ट्रेन रोजाना चलेगी, जिससे यात्रियों को सीधा सुविधा मिलेगी। वापसी के लिए भी नियमित सेवा उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनस दानापुर और लोकमान्य तिलक समस्तीपुर के बीच भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
ये ट्रेन डीडीयू, बक्सर, आरा, प्रयागराज और भूसौल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। रेलवे ने यात्रियों से समय पर टिकट बुकिंग करने की अपील की है, जिससे यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो सके। बिहार में फसल सहायता राशि भुगतान में भारी देर। बिहार के किसानों को फसल सहायता योजना के तहत मुआवजा मिलने में लगातार देरी हो रही है। अभी 2024-25 में 3.18 लाख योग्य किसानों में सिर्फ 76,000 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जबकि खरीफ 2024-25 में 2.66 लाख आवेदन में से 1.45 लाख को ही राशि मिलेगी। विभाग के धीमे कामकाज और सचिव के व्यस्त होने से पिछले बकाया का भुगतान लंबित है। इसी बीच 2025-26 के लिए 18.66 लाख नए आवेदन आए हैं, जबकि फिजिकल वेरिफिकेशन की जटिल प्रक्रिया और कृषि समन्वयकों की कमी से भुगतानों में बाधा डाली है, जिससे किसानों के समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा है। पटना हाईकोर्ट में दिव्यांग हेल्प डेस्क का उद्घाटन। पटना हाईकोर्ट में दिव्यांगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने किया। यह हेल्प डेस्क कोर्ट के गेट नंबर 3 के पास स्थापित किया गया है और दिव्यांग व्यक्तियों की सरकारी योजनाएं, नीतियों की जानकारी देने तथा समस्याओं के समाधान में करेगा। जुवेनाइल जस्टिस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना के निर्देश अनुसार यह सुविधा केंद्र दिव्यांगज को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाइयों पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी देगा। उद्घाटन कार्यक्रम में हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महाअधिवक्ता पीके शाही और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पटना में गैस डिलीवरी में सुधार, कालाबाजारी पे कड़ा प्रहार। पटना में एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अब भी डिलीवरी में 6 से 7 दिन लग रहा है। जिला प्रशासन की सख्ती से कालाबाजारी पे काफी हद तक रोक लगी है। अब तक 22 लोगों को प्राथमिक दर्ज कराए जा चुके हैं और 80 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार शहर में गैस की कमी नहीं, बल्कि कालाबाजारी की देरी के कारण मुख्य कारण रही। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3 दिन में सिलेंडर पहुंचाई जा रही है। बीपीसीएल और एचपीसीएल छोटे सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम जारी है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम की बात करें तो मौसम सामान्य से हल्का गर्म रहने का अनुमान है। सुबह का तापमान करीब 21 से 22 डिग्री रहेगा, जिससे हल्की ठंडक महसूस होगी। दोपहर में तापमान बढ़कर लगभग 32 से 33 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन तेज गर्मी नहीं पड़ेगी। हवा की रफ्तार सामान्य रहेगी, जिससे मौसम संतुलित बना रहेगा। शाम के समय की बात करें तो शाम का समय तापमान में करीब 30 डिग्री के आसपास रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। रात में तापमान की बात करें तो रात में तापमान गिरकर लगभग 25 से 26 डिग्री हो सकता है। कुल मिला के बात करें तो दिन में सामान्य गर्म और आरामदायक रहने की संभावना है। सीएम नीतीश ने बिजली उपभोक्ताओं को दी राहत। बिहार में मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन 3 से 7 दिनों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों में अनिवार्य रूप से देना होगा। समय पे सेवा नहीं मिलने पे अधिकारियों पर प्रतिदिन 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू किया है, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सस्ती और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक महंगी और रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दरें रहेंगी। यह कदम सेवा, पारदर्शिता, बचत और लोड संतुलन के लिए है। पटना में जल्द चालू होगी फॉरेंसिक लैब। पटना में डीजीपी विनय कुमार ने फॉरेंसिक बायोलॉजिकल साइंस सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि राजधानी पटना में अस्थायी फॉरेंसिक लैब जल्द चालू होगी और साइबर फॉरेंसिक लैब भी स्थापित की जाएगी। सभी उपकरण और भवन तैयार है। साथ ही घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। पटना समेत 44 जिलों में 50 मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध है और संख्या बढ़ाई भी जाएगी। डीएनए जांच के लिए नई लैब बनाने में केंद्रीय एफएसएल से सहयोग से मांगा गया है। यह कदम अपराधियों को बचाने से रोकने और अपराध के मुकदमा अंजाम तक पहुंचाने के लिए लिया गया है। पटना में सरकारी दवाइयों की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा। पटना में सरकारी दवाइयों की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां औषधि नियंत्रण प्रशासन और पुलिस की संयुक्त छापेमारी करीब 40 लाख रुपए की दवा जब्त की गई है। आगमकुआ क्षेत्र से एक आरोपी जयंत कुमार गिरफ्तार हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी समेत अन्य फरार है। जांच में सामने आया है कि गिरोह सरकारी अस्पतालों के मुफ्त दवाइयों का लेवल हटा के निजी रैपर लगाता था और एक्सपायरी डेट बदलकर बाजार में बेचता था।
बरामद दवाइयों में कई जीवन रक्षक इंजेक्शन भी शामिल है। यह अवैध नेटवर्क पिछले 2 वर्षों से सक्रिय था। प्रशासन ने पटना से गल्फ देशों का शिपमेंट हुआ महंगा। पटना के बेहटा ड्राइव पोर्ट पर ईरान इजरायल युद्ध का सीधा असर पड़ा है। गल्फ देशों के लिए शिपमेंट शुल्क 10 गुना बढ़ गया है, जिससे कई ऑर्डर रद्द हो चुके हैं। इससे बिहार के सबसे बड़े इंडियन लॉजिस्टिक हब का निर्यात और आयात दोनों भी प्रभावित हुए हैं। प्रिंसटन मगध कंपनी ने अधिकारियों ने बताया कि पिछले 1 महीने से मार्केटिंग और व्यापार में गिरावट देखी जा रही है। राज्य सरकार ने 21 अक्टूबर 2024 को पोर्ट का उद्घाटन कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक का उत्पाद पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान वैश्विक तनाव से व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी गांधी घाट की। यह पटना शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह घाट अपने स्वच्छता, शांत वातावरण और आकर्षक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन शाम को होने वाली गंगा आरती विशेष आकर्षण का केंद्र होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गांधी घाट का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया है और यहाँ से गंगा नदी का सुंदर नजारा खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मन मोह लेता है, साथ ही पर्यटकों को सुकून का अनुभव कराता है। बिहार में शराबबंदी कानून बना सियासी विवाद का मुद्दा। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे विफल करा दिया, जिसके बाद जदयू ने पलटवार किया। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी कानून की समीक्षा या सुधार की बजाय केवल सवाल उठा रहे। उन्होंने चुनौती की दी है कि तेजस्वी अपने परिवार और राजद के सभी नेताओं से लिखित समर्थन लेकर शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। साथ ही लोकसभा चुनाव में शराब कंपनियों से प्राप्त 46.64 करोड़ रुपए का विवरण सार्वजनिक करे। यह विवाद शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। कदमकुआं इलाके में सरकारी कैंपस अवैध गतिविधि में सील। पटना के कदमकुआं इलाके में काजीपुर रोड नंबर 2 में जिला प्रशासन ने सरकारी क्वार्टर कैंपस को सील कर दिया। प्रशासन ने नोटिस लगाया और कहा कि अवैध गतिविधि की सूचना पर कार्रवाई की गई। स्थानीय युवक ने बताया कि कैंपस में पिकअप वैन से कमर्शियल गैस सिलेंडर उतारकर स्टॉक किया जाता था, जिसे बगल के दुकानदार द्वारा रिफिल और कालाबाजारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मामला सामने आने के बाद दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गया। पड़ोसी ने लंबे समय से रिफिलिंग की शिकायत भी दर्ज की। साथ ही प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन अभी कैंपस से मिली सामग्री स्पष्ट नहीं की गई है। खुसरूपुर में आफ्ताब हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। खुसरूपुर में आफ्ताब हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। खुसरूपुर थाना क्षेत्र में आफ्ताब हत्याकांड के 2 आरोपी ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक कट्टा, 17 गोली और एक बाइक बरामद हुई। आरोपी ने हत्या में प्रयुक्त हथियार को लोदीपुर में छुपा रखा था। इसमें लोदीपुर मंसूरपुर निवासी दीपक कुमार और सचिंद्र मिस्त्री के पुत्र विकास कुमार ने सहयोग किया। पटना में जमीन विवाद को लेकर हिंसा की 2 घटनाएं सनसनी फैला दी। मोहकम्मा के साहेबपुर में अजय यादव और उसके चचेरे भाई विजय यादव के परिवार के बीच झगड़े में अजय के 32 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार को कुदाल से हत्या कर दी गई। इस झपर में कृष्णा कुमार, हीरा देवी और विवेक कुमार भी गंभीर रूप से घायल है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि अन्य फरार है। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस गांव में कैंप कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भगवा वस्त्र में तेज प्रताप यादव का नया रूप। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने फिर सुर्खियां में है। इस बार उन्होंने संत का रूप धारण किया। भगवा वस्त्र पहन के वे धार्मिक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर साझा कर रहे हैं, जहां उनके 60,000 फॉलोअर्स है। तेज प्रताप अब खुद को भगवान शिव और कृष्णा का भक्त बताते हैं, वही ज्योतिर्लिंग और मंत्रों का धार्मिक ज्ञान पर वीडियो बनाते हैं। उनका आध्यात्मिक लुक सोशल मीडिया पे खूब पसंद किया जा रहा है। पहले भी वो कई अलग अलग रूपों जैसे शिव, कृष्णा, साधु, किसान और रॉक स्टार में दिखाई दे चुके हैं, जिससे उनकी छवि हमेशा चर्चा में रहती है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनाई नई रणनीति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को स्टार प्रचारक बनाया है, खासकर उन इलाकों में जहां बिहार मूल के मतदाता अधिक है। हावड़ा जैसे बिहारी आबादी वाले क्षेत्र में उनका प्रचार लगातार जारी है। सम्राट चौधरी ने बंगाल को सोनार बंगला और बनाने और घुसपैठियों को बाहर करने पर जोर दिया।
वह बिहार में एनडीए सरकार की विकास उपलब्धियों जैसे कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और बुनियादी ढांचों के सुधार में बंगाल मतदाताओं के सामने पेश कर रहे हैं। यह रणनीति बंगाल में बिहारियों को संगठित वोट बैंक बनाने राजनीतिक संकेत देती है। जीविका दीदियों ने संभाली 65 कार्यालयों में सफाई। जीविका दीदियों ने SBPDCL के 65 बिजली कार्यालयों में साफ सफाई की जिम्मेदारी संभाली है। यह पहल महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन का उदाहरण है। राज्य भर में 700 से अधिक इकाइयों में दीदियां साफ सफाई सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे 7,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। उनकी मासिक आय 8,000 से 12,000 तक है। पहले से ही ये दीदियां मेडिकल कॉलेज, जिला व अनुमंडल अस्पतालों और विभिन्न आवासीय विद्यालयों में सेवा दे रही हैं। साथ ही सरकारी कार्यालयों में यह मॉडल सेवा गुणवत्ता सुधार और महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। विराट अनुष्का ने किया धुरंधर 2 की तारीफ। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने फिल्म धुरंधर 2 की खूब तारीफ की। विराट ने इसे अपना अब तक का सबसे बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव बताया और निर्देशक आदित्य धर व अभिनेता रणवीर सिंह की जमकर सराहना की। उन्होंने लिखा कि फिल्म ने हर भावना को प्रभावशाली ढंग से पेश किया और 4 घंटे तक पूरी तरह व्यस्त रखा। अनुष्का शर्मा ने भी फिल्म की लंबाई, कहानी की पकड़ और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। उन्होंने रणवीर, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी समेत सभी कलाकारों का बेमिसाल बताया और फिल्म टीम को बधाई दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, जयवीर कुमार और प्रेम कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में नगर निगम की सफाई व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और अगर साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।